नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से राजभवन और राज्य सरकार के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकार के बीच सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला राज्यपाल पर राज्य सरकार के 2 संशोधन विधेयक, कृषि उपज मंडी और विश्वविद्यालय संशोधन को लेकर चर्चा में है। दरअसल पिछले कुछ समय में देश में कई राज्यों में राज्य सरकार और राजभवन के बीच मतभेद की सुर्खियां बनती रही। इस कड़ी में अब छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की खबरें बाहर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मंडी संशोधन विधेयक और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को हमने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर बिल पास किया, जो राज्यपाल के पास अभी भी अटका हुआ है। कई बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि बिल अनुमोदित कर राज्य सरकार को वापस दिया जाए, लेकिन वह अध्ययन के नाम पर अभी तक रोक कर बैठी हुई है। सीएम के आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर राजभवन को अपमानित करने का आरोप लगाया है। हालांकि बिल रोके जाने के सवाल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कृषि कानूनों को छत्तीसगढ़ में लागू न करते हुए विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित कर क्या केंद्र और राज्य के बीच पैदा नहीं हो रहा है संवैधानिक टकराव? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, संविधान संशोधन और संकट। तो केंद्र सरकार के कृषि कानून को नकारते हुए पहले पंजाब ने कृषि बिल पारित किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार के बिल में संशोधन करते हुए कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित किया। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव और भुगतान के जोखिम से बचाना है। इसलिए मंडी अधिनियम में संशोधन किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज के मुकाबले बेहतर दाम मिल सके। इस विधेयक में किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है, साथ ही ये किसी भी केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार केंद्र के साथ टकराव से बचा जा सकता है। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें, उसके पहले उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार ने 2 पेंडिंग बिल को लेकर राजभवन पर निशाना साधा है। इसके अलावा झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार की बजाय राज्यपाल को सौंपे जाने पर भी कांग्रेस और सरकार की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान पारित 4 विधेयक महीनों से राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास मंजूरी के लिए लंबित है। राज्य सरकार की ओर से महीने भर पहले मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने लंबित विधेयकों को पारित कर पाने राजभवन पहुंचा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ये उनका अधिकार है। क्या उस अधिकार का प्रदेश के हित में सदुपयोग होना चाहिए या दुरुपयोग? सवाल इस बात का है, या तो लौटा दें या फिर उस पर कोई निर्णय दें। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार राजभवन को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जानबूझकर इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। कोई आरोप थोड़ी लगाएं। राजभवन अनंत काल तक रोक सकता है, उनके अधिकार है, लेकिन क्या उस अधिकार का उपयोग होना चाहिए कि दुरुपयोग होना चाहिए? कितने दिन तक अध्ययन होगा? सवाल इस बात का है, या तो लौटा दे या फिर उसमें कोई निर्णय दे। प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार राजभवन को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल को लेकर के जिस प्रकार से बयान आया है, वास्तविक में सारी प्रक्रिया इनको मालूम है। विधानसभा में पारित विधेयकों को लंबित रखे जाने को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति तो बनी ही हुई है। इसी बीच झीरम जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को न सौंपकर राज्यपाल को सौंपे जाने से टकराहट और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार का यह फैसला और राजभवन के बीच बनी टकराव की स्थिति क्या आने वाले समय में और गहराता है, या जनहित को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार राज्यपाल के साथ समन्वय बनाकर यह टकराहट दूर करने की पहल करेगी। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सी चंद्रसुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी आपका स्वागत है। संविधान विशेषज्ञ हैं भगवान देव इसरानी जी हमारे साथ हैं। इसरानी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार शर्मा जी भी जल्दी जुड़ेंगे। सबसे पहले इसरानी साहब आपसे ही
जब इस तरह से केंद्र के तीनों कानून आए, उन कानून को लागू करना था, उसमें राज्य सरकार छत्तीसगढ़ ने अपना संशोधित करके राज्यपाल के पास भेज दिया। अब राज्यपाल उसमें कब तक ऐसा है कि दस्तखत नहीं करते हैं, जैसा कि मुझे मालूम है एक बार अगर उन्होंने वापस राज्य सरकार के पास भेजा राजभवन ने, तो दूसरी बार अगर राज्य सरकार भेजती है तो फिर दस्तखत करना उनको आवश्यक हो जाता है। लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस टकराव के, ये टकराव जिस तरह से चल रहा है कब तक चल सकता है और क्यों हो रहा है? नहीं, क्या है देखिए त्रिपाठी जी, कई मामलों में हमारा संविधान साइलेंट है जी। वो इस बात का प्रावधान नहीं करता कि राज्यपाल आखिर कब तक किसी विधेयक को अपने पास रोके रख सकते हैं जी। ऐसे अनुभव मध्य प्रदेश में भी आए हैं, ऐसे मध्य छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं कि कई जो अधिकारों को कम करने या ज्यादा करने के विधेयक होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी आप जैसे विश्वविद्यालय विधेयक की बात कर रहे हैं जिसमें राज्यपाल के अधिकारों को कुछ कम करने की बात है, तो उसको वो दस्तखत नहीं करते हैं। अब क्या है, इस मामले में कोई केस लॉ नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि आखिर कब तक राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति जी उसको रोक सकते हैं जी। इसी का फायदा उठाकर राज्यपाल उसको रोके रखते हैं। संविधान में ये जरूर प्रावधान है जी कि आप एक बार उसको पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं, लेकिन एक बार पुनर्विचार करके अगर विधानसभा वैसा का वैसा या कोई संशोधित करके भेजती है तो राज्यपाल को दस्तखत करना होता है, राज्यपाल को उनकी बात को मानना होता है। लेकिन कब माने, कब तक उसको पेंडिंग रखें, इस बारे में साइलेंट चूंकि संविधान है तो चल रहा है। जब तक कोई चैलेंज नहीं करता इसको, जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट इसकी गाइडलाइन नई तरीके से नहीं बनाती है या कोई नया कानून नहीं बनता है, संविधान संशोधन नहीं होता, तब तक तो ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या जैसे आपने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन आए तो मान्य होगा क्या? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए क्या है, आखिर संविधान की रक्षा होना चाहिए जी। और संविधान का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक केंद्र है, एक राज्य है। राज्य अगर कोई कानून बनाता है, जैसे आप कृषि उपज मंडी की बात अपन कर रहे हैं जी। तो कृषि राज्य का विषय है जी। हमारे यहाँ संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें कानून बनते हैं जी। एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है, एक समवर्ती सूची है जी। कृषि राज्य का विषय है जिसका क्रमांक 14 है जी। अब उसमें अगर वो कोई कानून बनाता है तो वो अपने अधिकारों के भीतर है, उसको कानून बनाने का अधिकार है। अब अगर उसके कानून बनाने का अधिकार को कोई चुनौती देगा कोई राज्यपाल जी। तो निश्चित रूप से केंद्र संविधान का जो वो उल्लंघन होगा तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, क्योंकि कानून में हमारे यहाँ मूल कानून तो संविधान ही है ना आखिर। तो संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन होगा, यानी जो अधिकार राज्य शासन को है कानून बनाने का और वो उससे कोई बाधित करता है तो निश्चित रूप से केंद्र संविधान अपने सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा। मेरा ऐसा मानना है। आगे कोई चैलेंज करे तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उसको कानून बनाने का अधिकार है वो तो अधिकार का पालन होना चाहिए। तो मतलब ये कि अगर केंद्र ने तीनों कानून बना के भेजे हैं तो जो गैर भाजपा शासित है या जो भी मुख्यमंत्री चाहे तो उसको चाहे तो नहीं भी लागू करे। देखिए अभी जो छत्तीसगढ़ की अपन बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ ने एक नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कोई डीम्ड मंडी का मामला प्रावधान किया है और इलेक्ट्रॉनिक मंडी की का प्रावधान किया है जी। आज की जो वैधानिक स्थिति है वो ये है कि जो तीनों केंद्रीय कानून है जी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसको स्थगित कर दिया गया है जी। जब वो केंद्रीय कानून स्थगित हैं और राज्य शासन कोई नया कानून लाना चाहता है तो राज्यपाल को उसको मानना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। अब जब वो स्टे है और राज्य शासन अगर डीम्ड मंडी बनाना चाहता है या इलेक्ट्रॉनिक मंडी बनाना चाहता है या किसानों को कोई फायदा देना चाहता है तो उसको लागू होना चाहिए। अब अगर केंद्रीय कानून अगर लागू होता यानी जैसे स्टे नहीं होता तो फिर राज्य शासन उसको मानता या ना मानता ये टकराहट की स्थिति होती और वो उसका निदान किस तरीके से होता ये तो समय बताएगा, ये अभी हाइपोथेटिकल कहेंगे अपन, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। आज वो कानून अस्तित्व में नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। तो राज्य शासन अगर कोई कानून बनाया जैसे पंजाब ने बनाया, जैसे छत्तीसगढ़ बनाया, तो उसको राज्यपालों को मानना चाहिए। पंजाब में भी नहीं माना, होगा ना, वही तो बात है ना। लेकिन आज जब वो अस्तित्व में नहीं है केंद्रीय कानून तो फिर आप राज्य सरकार को कानून बनाने से कैसे रोक सकते हैं जिसका अधिकार उसको राज्य सूची जो संविधान के अनुच्छेद 246 की तरह बनी हुई है उसके तरह तो काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं वो, ये बात है। चलिए पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, विशेष बड़ी बात मिलेंगे। शिव कुमार शर्मा जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, किसान नेता भी हैं। शिव कुमार जी, जैसी बात कही जा रही है कि कृषि राज्य सरकार के अधीनस्थ आता है, ऐसे में
जैसा कहा जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, कुमार जी। थैंक यू सो मच। तो ये जो इस समय जो छत्तीसगढ़ का मसला आपको मालूम ही होगा, अगर इसमें राज्य सरकार, जैसा कि ईश्वानी जी ने कहा है कि उसका अपना अधिकार है कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार का, तो इसमें संवैधानिक जो टकराव हो रहा है उसमें कहाँ गलती है, कहाँ सही है, कहाँ सही है वो? देखिए, संवैधानिक टकराव तो भाई साहब ने जो बताया जी कि कृषि एकदम राज्य का विषय है। जी जब राज्य का विषय है, जी केवल ट्रेडिंग को लेकर ये बात कर सकते हैं कि ट्रेडिंग केंद्र अपना आधिपत्य जमा सकता है। जी तो जब राज्य का विषय है तो उसमें केंद्र का जो हस्तक्षेप है जी वो उचित नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है कि ये राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है। जी और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने में फिर उन्होंने स्टे किया इसको, कानून को, जी और एक कमेटी भी बनाई। उस कमेटी में 4 लोग रखे। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, परंतु केंद्र सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक उजागर नहीं कर रही। वो रिपोर्ट क्या है? जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये मामला राज्य का है, केंद्र का बिल्कुल नहीं है। और इसको जिस प्रकार से इनको ऑर्डिनेंस को लाना चाहिए, तो सबसे पहले प्रश्न खड़ा यहाँ होता है, ऑर्डिनेंस कब हमारे संविधान में, कब और क्यों? जी ऑर्डिनेंस लाया जाता है जब कोई देश भीषण आपातकाल की स्थिति में आ गया हो और तत्काल कोई कानून की आवश्यकता लग रही है, तो ऑर्डिनेंस जारी करके काम चलाया जाए और बाद में उसको पार्लियामेंट और राज्यसभा से पास कराया जाए। तो ऐसी कोई कृषि के क्षेत्र में आपातकाल स्थिति थी नहीं कि आपको ऑर्डिनेंस लाना है। हमको 5 जून की शाम को पता चला एक पत्रकार महोदय के द्वारा कि 3 ऑर्डिनेंस आपके यहाँ आए हैं, उन पे आपकी क्या टिप्पणी है। हमको पता ही नहीं कि ऑर्डिनेंस आ गए, पढ़ना पड़ेगा, देखेंगे फिर। तो ऑर्डिनेंस से आपत्ति है। फिर दूसरा, एक कमेटी होती है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट की कमेटी में कोई भी ऑर्डिनेंस जब लाते हैं तो उस कमेटी से उसको पास आउट कराना होता है। उसके बाद ही आप पार्लियामेंट में उसको डिस्कस के लिए लाते हैं। तो उस कमेटी से भी इन्होंने पास आउट नहीं किया, ऑर्डिनेंस सीधा पार्लियामेंट में आया है। तो उन्होंने उस कानून का भी पालन नहीं किया। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से पास हुआ पूरा देश जानता है, और राज्यसभा में तो उसमें वोटिंग कराई नहीं गई। उन्होंने कहा कि ध्वनिमति से पारित किया जाता है, लोग चिल्लाते रहे, परंतु उन्होंने जबरिया उसको पास कर दिया राज्यसभा में, कोई चर्चा वर्चा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी जो पूरी कहानी है वो इलीगल है। कहीं से इसमें कानूनों का पालन नहीं किया गया है कि किस प्रकार से, एक तो ऑर्डिनेंस की जरूरत थी नहीं जो मैंने पहले बताया, और इस प्रकार से ये 3 काले कानून हम पर थोप दिए गए। 5 जून को जब ये आया तो हमको 15 दिन लग गए इस कानून को समझने में, इसके परिणामों को। उसके बाद हमने पीएम को पत्र लिखा है जिसका कि हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने सारे देश के नेताओं को खत लिखा और पंजाब ने इसको लीड किया। ये स्थिति इसकी बनी है। ये बिल्कुल सही है कि कृषि राज्य का विषय है। हमारे संविधान में कृषि के बारे में निर्णय लेने में राज्य सरकारें स्वतंत्र है, और केंद्र का हस्तक्षेप ये वैधानिक नहीं है। जी हमारे साथ हम फिर आएंगे शिव कुमार जी आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के। सुरेंद्र जी, बीजेपी का आरोप है कि इस तरह से खुलेआम आप लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये महामहिम की गरिमा का सवाल है, उनका अपमान है। वर्मा जी। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, हाल ही में आपको भी याद होगा देश की सबसे बड़ी अदालत जो है उसको टिप्पणी करना पड़ा कि एक खास व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार जांच में कोताही बरत रही है। और ये पहली बार नहीं है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस प्रकार से आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया और भोर होने से पहले शपथ दिला दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव पूर्वक रिमोट कंट्रोल से इस प्रकार संचालित करने का कुत्सित प्रयास बंद करे। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जो मंडी एक्ट में संशोधन की है, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये निर्विवाद रूप से सत्य है और अब
अभी की चर्चा में हमने भी देखा कि कृषि विशेषज्ञ माननीय शिव कुमार शर्मा जी और संविधान विशेषज्ञ इसरानी जी, जिनका ज्ञान और अनुभव निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, निर्विवाद रूप से उन्होंने भी कहा कि कृषि और मंडी जो है वो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर अक्टूबर 2020 में ये जो मंडी संशोधन एक्ट लाया था, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जमाखोरों, बिचौलियों और चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए जिस प्रकार से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर बिना मत विभाजन के, बिना चर्चा के एक दिन में 12-12 विधेयक लाकर अधिनायकवादी रवैया अपनाया गया, उसके चलते छत्तीसगढ़ की जो 80% आबादी है त्रिपाठी जी, जो कृषि कार्य में संलग्न है, और उसमें से भी जो पूरे किसान हैं उसमें से 80% लघु और सीमांत किसान हैं, उनके हितों का संरक्षण जरूरी है। और साथ ही जिस प्रकार से कृषि के अंतर्गत भूपेश बघेल जी की मंशा थी कि उद्यान, उद्यानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वन और उसके प्रसंस्करण के को भी कृषि उत्पाद और कृषि में शामिल करना था, और उसके साथ साथ भी जो वर्तमान में ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, बिना बैंक जाए भी ऑनलाइन माध्यम से भुगतान हो रहा है, तो नए परिवर्तन को देखते हुए जो पुराना मंडी एक्ट था उसमें संशोधन अनिवार्य हो गया था। और ये एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, ये अक्टूबर 2020 में मंडी एक्ट जो संशोधित एक्ट है वो पास हुआ, उसके बाद राजभवन में भेजा गया। उसके बाद ये 11 दिसंबर 2020 को ये महामहिम का बयान आया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है राज्य सरकार से, वो कानूनी सलाह ले रही है और अध्ययन कर रही है। इस बात को भी, महामहिम के इस बयान को भी लगभग 1 साल का समय गुजर चुका है, जब इतना महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी 80% आबादी जो कृषि कार्य से लगी हुई है, उनके हितों का संरक्षण जिसमें निहित है, इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और मर्यादा है उसको कायम रखना दोनों पक्षों की जरूरत है। दोनों पक्षों को ये बात सोचने की जरूरत है। सरकार की तरफ से हमारे जो कृषि मंत्री है माननीय रविंद्र चौबे जी लगातार इस मामले में महामहिम के पास भी जाकर मुलाकात करते रहे, उनके द्वारा जो भी बिंदु तय किए गए थे उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई लगातार। और ये इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा हैं, पत्रकारिता के पुरोधा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी, उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय का नामकरण है वो विधेयक भी लगातार रुका हुआ है। उसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री भी कई बार मिलकर निवेदन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से टकराहट जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। राजभवन जो होता है आपको क्या लगता है, स्वाभाविक संरक्षक है हमारे संविधान। वर्मा जी, क्या लगता है क्यों रुका हुआ है? क्या आपका आरोप ये है कि महामहिम देश में दिल्ली के इशारे पे काम कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र वर्तमान में देखा जा रहा है, पिछले 7 साल से सीबीआई, ईडी, आईडी और तमाम संवैधानिक संस्थानों को निर्वाचन आयोग से लेकर जो अनुभव रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार के कुत्सित प्रयास देश के अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महामहिम जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है वो किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेगी, और ये महत्वपूर्ण विधेयक जो मंडी संशोधन एक्ट है वो किसानों के पक्ष में है। और देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन से लोग हैं जो पूंजीवाद से प्रेरित जमाखोर और बिचौलियों के संरक्षण में खड़े हैं। तो आपने कहा निर्णय लेंगे, आपने संविधान विरोधी रहा है। बाबा जी, अभी आपने कहा 1 साल से रोके हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। विधानसभा अध्यक्ष और महामहिम राज्यपाल, ये तो शायद किसी दल से नहीं माने जाते हैं, ये अलग बात है कि किसके समर्थन में बनते हैं। निश्चित रूप से देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस हमेशा से संविधान और कानून में भरोसा रखती है, और जिस प्रकार से हमने किसानों के हित में निर्णय लिया है, इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के लिए 2 दिन का विशेष सत्र भी आहूत किया गया था, और तमाम जो किसान के हित में प्रावधान हो सकते हैं उसको हमने इस अमेंडमेंट एक्ट में लाया है। और हम निवेदन करते हैं
माननीय महामहिम जो है किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेगी और किसानों के लिए ये विधेयक का आना इसलिए जरूरी है कि जो डिम्ड मंडी का प्रावधान त्रिपाठी जी हमने किया है, उसमें जो जमाखोर और बिचौलिए हैं जो लगातार किसानों का शोषण करते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। लेखे, ऑडिट और तमाम उनके जो गोडाउन है उसमें निरीक्षण का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलेगा और ये निश्चित रूप से किसानों को शोषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस पर राजनीति करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में इस कानून का समर्थन करें और वो भी निवेदन करें। जी सुनारी जी, सवाल करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है आदरणीय त्रिपाठी जी, बिल्कुल है। आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा निश्चित रूप से। नहीं, हमारे इसरानी जी संविधान विशेषज्ञ देखिए, इसरानी जी, शिव कुमार शर्मा जी ने भी कह दिया और वर्मा जी तो आरोप लगा ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय इसरानी जी मेरे बड़े भाई हैं, कानून के ज्ञाता हैं, निश्चित रूप से उनका अनुभव अपनी जगह। वर्मा जी का भी मैंने सुना और अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी की जो बात चल रही है, जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, कम से कम नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं है। कानून का गला घोटने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये राज्यपालों का दुरुपयोग जितना कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। धारा 356 का दुरुपयोग कर अनेक राज्य सरकारों को बेदखल करना, राज्य सरकारों को भंग करना, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। 7 साल के मोदी जी की सरकार में, 5 साल के अटल जी की सरकार में कभी नहीं हुआ धारा 356 का दुरुपयोग। कभी किसी राज्य सरकार, चाहे वो किसी भी दल की राज्य सरकार हो, अपने प्रभाव का उपयोग करके कभी भंग नहीं किया। जहां तक विधेयकों को रोकने की बात है, हमने तो यूपीए गवर्नमेंट देखा, कांग्रेस की गवर्नमेंट को देखा, एक लंबे समय के राजनीतिक जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब राज्यपाल ने विधेयकों को रोका है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जो संघीय ढांचे में केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाता है तो उसको राज्य सरकार पैरेलल कानून, समानांतर कानून बनाकर, ये कितने भी कांग्रेस के लोग किसानों के हितों की बात करें, लेकिन हितों की बात तो केंद्र सरकार के तीनों विधेयक में थी। बहुमत से पास हुआ विधान लोकसभा में, उसके बाद ठीक है, आज स्थगन है सुप्रीम कोर्ट का। जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कृषि राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। देखिए, जब समानता पूरे देश में लाने की बात हुई, कहीं न कहीं कृषि किसानों को दोहरा मूल्य मिले, दुगना मूल्य मिले लागत का, ये मोदी जी का लक्ष्य है और उस नाते उन्होंने विधेयक लाया। उसमें कहाँ मंडियों को समाप्त करने की बात कही, कहीं पे भी नहीं कहा। इन्होंने हल्ला मचाया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए मंडियों को समाप्त करेगी, समर्थन मूल्य को समाप्त करेगी। विधेयक आने के 2 साल तक तो हम देख रहे हैं कि समर्थन मूल्य लगातार केंद्र सरकार बढ़ाते जा रही है। धान हमारी मुख्य पैदावार होती है। कांग्रेस के 55 साल में 1200 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचा था आदरणीय त्रिपाठी जी। आज 1885 रुपए का समर्थन मूल्य है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पहले से लागत मूल्य का देवड़ा मिले, उसके बाद दुगना मिले, उस दिशा में तो कदम उठा के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये किसानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन किसानों के सबसे ज्यादा दुश्मन है। ये इस प्रकार का मतलब आपका कहना है कि समानता रहे पूरे देश में, इसलिए केंद्र ने बना दिया और राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका हनन किया। अधिकारों से आगे बढ़कर केंद्र सरकार के विधेयकों को चुनौती देकर के केंद्र सरकार के कानून को हम लागू नहीं करेंगे, इस प्रकार के बयान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस के नेताओं के आए, सरकार में बैठे मंत्रियों के आए। तो कभी ऐसा होता नहीं, केंद्र कोई कानून बनाए। विश्वविद्यालय का जहां तक विधेयक की बात है, राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम, तो कहीं न कहीं टकराहट तो इन्होंने शुरू की है और टकराहट इन्होंने शुरू की है तो समाधान भी इनको खोजना पड़ेगा। जाके महामहिम जी से मिलना पड़ेगा, महामहिम जी को जाके सारे तथ्यों से जानकारी देना पड़ेगा। कृषि मंत्री जी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन स्पष्टीकरण अगर उन्होंने कुछ मांगा हो तो देना चाहिए। और क्या वो विशेषज्ञों से राय ले रही है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां पाई होगी, इसीलिए वो विशेषज्ञों से राय ले रही है। कहीं न कहीं टकराहट की बात, राज्यपाल भी तो
पोषक होते हैं राज्य के, मुख्यमंत्री जी को राजभवन से टकराने के बजाय जनता के हितों में काम करना चाहिए। पहले आपस में लड़ते हैं, ढाई साल के फार्मूले पे हो रहा है, उधर क्यों जा रहे हैं आपस में लड़ते रहे। इनकी मानसिकता का उजागर होता है, इनकी मानसिकता उजागर होती है। आज तो कई जिलों के बैठकों में इनके साथ मारपीट होती है, आपस में मारपीट तक होने लग गई। आपको अपने बीजेपी से ज्यादा उनकी चिंता क्यों हो रही कांग्रेस की? नहीं, हमें कांग्रेस की चिंता नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और राज्यपाल महोदय का ने विधेयक रोका है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं रोका है। राज्यपाल जी के अपने शंकाएं आशंकाएं उनको दूर करनी होगी, इसीलिए विशेषज्ञों से राय लेने की बात कर रही त्रिपाठी जी। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करती है, हर मुद्दे पे मोदी जी को बदनाम करती है, केंद्र सरकार को बदनाम करती है, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती है, एक भी मुद्दे पे केंद्र सरकार को ये दोष के कटघरे में नहीं खड़ा। इसीलिए महामहिम जी ने इनको आड़े हाथों ले लिया। ये मोदी जी को आड़े हाथ से लेते तो महामहिम जी ने इनको ले लिया। ये तो सरकार और महामहिम के बीच में क्या चल रहा है इसमें मुझे नहीं जानना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस मुद्दे पे चलता हूँ कि कई सारी संवैधानिक मामले हैं। आदरणीय ईरानी जी को मैं सुन रहा था और निश्चित रूप से मैं उनको, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है और आज जो डिबेट में बैठे हैं निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और मैं इस दिशा में एक ही बात कहूंगा कि राज्य सरकार जो पहले दिन से छत्तीसगढ़ में टकराहट की राजनीति शुरू की है, राजनीति टकराहट की नहीं होनी चाहिए। कि हमको प्रदेश का हित सोचना चाहिए, प्रदेश के हित में हमको निर्णय लेने चाहिए। यही तो वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रदेश हित में वो जो प्रदेश हित में उनको जो बिल है उसमें दस्तखत करके वापस भेज देना चाहिए। आदरणीय त्रिपाठी जी, ये केंद्र सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पे नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जी। मैं अगर साहब एक मिनट बाबूलाल जी से भी पूछ लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, हालांकि कई ऐसे बिल आए हैं, ईरानी जी को भी मालूम है। ईरानी जी, आप एक बार 1998 में जब ये झुग्गी बस्तियों को या जहां भी जो लोग थे उनको पट्टा देना था चुनाव के ठीक पहले, भाई महावीर जी ने उस बिल को रोक दिया था। लेकिन उन्होंने पुनः उस पर विचार करने की बात कही थी, फिर दिग्विजय सिंह जी ने वापस भेजा था तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया था। तब ये स्थिति नहीं थी, आपको याद है? हाँ, याद है जी। एक ऐसा विधेयक जो उच्च शिक्षा का जो है, जैसे यूनिवर्सिटी का विधेयक आया था, मध्य प्रदेश में भी आया था जी, उसको रजिस्ट्रार वगैरह के ट्रांसफर करने का अधिकार, राज्यपाल के अधिकारों की कोई कटौती का मामला था, जैसा कि आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी था ये। हाँ, उसको उन्होंने रोका था। और ये अमूमन होता रहता है। वही मैंने कहा ना, जब तक ये निदान नहीं होगा कि भाई कब तक राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति उसको रोक सकते हैं, तब तक ये स्थितियां चलती रहेंगी। और जैसा कि देखो, एक बात मैं बताता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रामा फैसी ये पाया है कि ये राज्य सरकार का विषय है, तभी तो स्टे दिया। अगर वो केंद्र का ही विषय होता और केंद्र ने कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट कतई इसमें स्टे नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। जी शर्मा जी, मामला बड़ा पेचीदा है। एक तरफ महामहिम है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है। वर्मा जी कह जरूर रहे हैं, लेकिन सीधे महामहिम का अपना संवैधानिक पद है वो, उसमें हम लोग ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकते। पर ये मसला जो है, ये क्या लगता है आपको कहां तक जाएगा? हो सकता है ये राष्ट्रपति जी के पास भेज दे, ऐसा भी हो सकता है, और राष्ट्रपति जी उसको लंबे समय तक खींच दे। हाँ, उनके पास इस बात का प्रावधान है जी, लेकिन वो कब होता है जब आप एक बार उसको वापस करते हैं और दोबारा फिर से विधानसभा उसको पारित करके उसी रूप में या संशोधित करके भेजती है वापिस, तब वो अगर रास्ता निकालते हैं, किसी तरह से वो नहीं करना चाहते हैं, तो उसको राष्ट्रपति के विवेचना के लिए भेज देते हैं। और वो फिर वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक वो पड़ा रहे वहां पे। वो है एक प्रावधान। मैं दोनों विशेषज्ञों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ईरानी जी तो हमारे विधानसभा के पहले सचिव रहे हैं और जी उस समय यहाँ सचिव का पद था, तो ये सचिव रहे हैं और उसके बाद जो है वो वहां पर प्रमुख सचिव रहे मध्य प्रदेश में। तो इनका अनुभव और शिव कुमार जी शर्मा जी का जो अनुभव है विशेषज्ञता के रूप में, मैंने देखा तो कृषि का जो प्रावधान है नियम बनाने, कानून बनाने का, वो राज्य का विषय है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और मैं अभी संविधान की किताब देख रहा था तो उसमें जो उल्लेख है 14 पे,
राज्य सूची की 14 क्रम पे है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है। इसमें कोई कानून बनाने वाली बात जो है कि न होते हुए भी कृषि का विषय जो है राज्य सूची में ही दर्शाया हुआ है। और ये आप लोगों ने भी कहा है, विशेषज्ञों ने, तो ये तो निश्चित है कि वही है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण शिव कुमार जी शर्मा जी ने कही कि राज्यपाल के जो अधिकार है उसमें कहीं कहीं भी साइलेंट है, कानून जो है साइलेंट है, नियम जो है साइलेंट है। तो वहां पर उनको ऐसे अधिकार मिल जाते हैं, विशेषाधिकार जिसको हम कह सकते हैं, विवेकाधीन जो कोई चीज कर सकते हैं जिसका कोई चुनौती नहीं है। मुझे जो समझ में आया अभी तक कि उसकी कोई चुनौती नहीं है, उसको जो है उसका उपयोग करते हुए, जिसको भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब तीसरी विषय पे आता हूँ, पूरे देश में जिस तरह से राज्यपालों की भूमिकाएं बदल रही हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हरियाणा से शुरुआत में समझता हूँ हुई होगी जब वो सरकार बनाने की बात थी, बहुत सारी बातें वहां के राज्यपाल के विषय में आई थी और कई प्रकार की बातें उठी थी। यहाँ भी कई बार, एक नहीं, ये पहली बार नहीं है, कई बार टकराव हुआ, सत्र के विषय पर टकराव हुआ, सत्र आहूत किए गए थे तो उस पर भी उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया था, और भी ये बिल रुके हुए हैं और भी बहुत सी बातों में टकराहट आई है। ये जो है, ये जो भूमिकाएं जो बदल रही राज्यपाल की, ये कौन सी रणनीति है? या जबकि कहा, ये अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति का विषय वो नहीं लेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा जनता को भी महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई राजनीति है। अब जब किसानों के हित का कोई विधेयक अगर पारित कर रहे हैं वो, या किसी डर से कि भाई केंद्र ने जो है अधिकार न होते हुए भी कृषि के कानून बना डाले हैं राज्यों के लिए, तो उसमें जो हमारे किसानों के हित में जाएगी बात, तो उसका हित संरक्षण के लिए अगर हम कोई कानून बनाते हैं, क्योंकि हमारे सूची में वो है हमारा अधिकार, तो हम अगर उसका कोई कानून बनाते हैं तो वो हित में हुआ किसानों के, तो किसान के हित के, जनहित के जो विधेयक है उसमें किसी प्रकार से रोकना, और इसको जो है थोड़ा सा लगता है कि कहीं राजनीति का थोड़ा सा पुट आ रहा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हालांकि राज्यपाल को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसके अधिकारों को चुनौती नहीं देता। भूपेश बघेल ने भी अपने बयान को सुधारते हुए कहा था कि उनको अधिकार है, लेकिन उपयोग या दुरुपयोग, अधिकार का उपयोग होना चाहिए, जनहित का मामला है तो उसको पारित करना चाहिए। फिर अधिकारों का प्रयोग आप एक बार आपको देख करके वापस कीजिए ना, जो भी आपको उसमें अड़चने हैं या आप चाहते हैं कुछ चीज को बदलवाना, संशोधित करना, तो उसका टिप्पणी दे करके आप वापस कर दीजिए। लेकिन वापस करने के बाद अगर फिर से पारित करके भेज दिया तो फिर दस्तखत करने के बाद आपको नहीं, आपके पास है ना, फिर राष्ट्रपति को भेज दीजिए। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये हित में नहीं है किसानों के। दरअसल जो है राजनीति का विषय क्यों लोग सोचते हैं कि ये राजनीति हो रही है? केंद्र नहीं चाहता है कि केंद्र चाहता है कि कृषि कानून मेरे लागू हो जाए, अभी भले स्टे है लेकिन लागू हो जाए, ये चाहता तो है। क्योंकि जो परिस्थितियां आज किसानों की वहां पर हो रही है, इतने दिनों से बैठे हैं वो लोग, कुछ सुनवाई नहीं है, उससे लगता तो है कि वो चाहते हैं कि हमारा कानून लागू हो, तो कोई दूसरा कानून बना ले तो केंद्र के खिलाफ जा रहा है वो मामला। इसलिए जो है वो वहां पर राजनीतिक सोच आ गई है क्या, ऐसा विचार जो जनता के मन में भी आता है। और जिस तरह से जो है वो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो है वो सबको मालूम है कि किस पृष्ठभूमि से वहां पे अभी कुलपति जो बैठे हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, सबको जानता ही है, ओपन है, उसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। तो वही है कि अपने अधिकार, हमारे अधिकार जो है वो पहले जो प्रक्रिया थी उसको न पालन करते हुए, जो राज्य सरकारें जो है 2-3 पैनल में नाम भेजती थी, उसमें से एक राज्यपाल चुन लेते थे, या उस पर और किसी का नाम लाना हो तो उस पर विचार होता था, वो न होते हुए एक तरफा जो है वो राज्यपाल ने उनको नियुक्ति दे दी, और भी कई कुलपतियों की नियुक्ति हुई है। तो इस कारण जो है इसको टकराहट की स्थिति बन रही है और इसमें राजनीति का फूट आ गया, ऐसा लोगों के मन में आ रहा है। और जो सच है वो सच कभी सामने आए न आए, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर फिर से कहूंगा कि देश में मैं देख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो चाहे कहीं का भी मुद्दा हो, कि राज्यपालों की भूमिका बदल रही है। और जो एक पार्टी है वो ये मान के चल रही है कि राज्यपालों को असीमित अधिकार है, राज्यपाल ही जो है वो स्टेट को चलाएंगे। इस तरफ जो है वो बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है और अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे जो लगता है। जी जी जी, वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक बार शिव कुमार शर्मा जी से एक बार फिर हम जान लेते हैं कि शर्मा जी, अगर ये टकराव इसी तरह चलता रहा तो मतलब ये सामने तय है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम तो गए नहीं जी,
वरना हमारी कोई जाने की इच्छा आगे भी है। जी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जी अब सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता है जी उसको हमारा संयुक्त मोर्चा उस पर विचार करेगा जी कि वो हमारे हित में है या अहित में है। अगर हमारे हित में होगा जी तो हम उसको मान्य करेंगे, जी अगर हमारे अहित में होगा जी तो हम उसके लिए एक नई रणनीति तैयार करेंगे। जी तो हम भी वेट कर रहे हैं, हालांकि हम गए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमसे कहा, मुझे नोटिस दिया कि आप बॉर्डर खाली करिए, आप रोक के रखे हुए। हमने नहीं रोका है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक लगा के हमको वहां रोक दिया, हम वहां बैठ गए। आप ब्लॉक हटा दीजिए। जी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हमने नहीं कहा कमेटी बनाइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमको नोटिस दिए कि आप कमेटी के सामने आइए। हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में। उस कमेटी में वही पहले सुप्रीम कोर्ट हमको ये बताए कि जो 4 लोग कमेटी में रखे हैं आपने, ये 4 लोग सुप्रीम कोर्ट को कहां से प्राप्त हुए, इनका मापदंड क्या है। ये चारों लोग डिबेट में हमारे खिलाफ और सरकार के पक्ष में खड़े होते थे, वही 4 लोग कमेटी में। हमने कमेटी का बाइकाट कर दिया, नहीं गए। जो कुछ सरकार पोषण संगठन थे 2-4 उनको जाना हो वो चले गए, एक मेंबर ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है, ये उनका स्वागत योग्य है, और ये स्थायी हल नहीं है। जी अब हमसे कहते हैं भाई इससे कर दिया, आप क्यों बैठे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट इससे वैकेंट भी कर सकता है। हम स्थायी हल तक बैठेंगे, चाहे हमको 2024 तक बैठना पड़े। ये हमारी रणनीति बहुत साफ है। और भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि मैं आपको मोदी जी के कार्यकाल के 28 किसान विरोधी निर्णय अभी गिना सकता हूं। आप 6000 की भीख और बीमा जो लूट वाला दिया है, ये 2 को छोड़ दें तो आप एक केवल बता दें कि जो आपने 7 साल के कार्यकाल में आपकी पार्टी ने एक भी काम किया हो। नहीं, कौन सी किस जगह किसान के विरोध में है? वो तो कह रहे हैं कि तीनों कानून किसान के समर्थन में है। 3 कानून पर तो आज चर्चा नहीं हो पा रही है, यही तो भ्रम फैला रहे हैं। जी अब उस पर चर्चा करने हैं, आपके पास समय है तो उस पर चर्चा हो सकती है। जी, वो तो खैर कई बार चर्चा हो चुकी है, पर अभी आपने जो कहा कि 28 जो कानून उन्होंने पूरे किसान के विरोध में लिए, 28 निर्णय, उसमें एक आध जो हम लोगों के नॉलेज में ना हो बता दीजिए। मैं आपको 2-3 गिना देता हूँ स्टार्टिंग के। आते ही साथ उन्होंने गेहूं पर 100 रुपए का समर्थन और धान पर 200 रुपए का समर्थन मूल्य को बंद करवा दिया। जी, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आप देना बोनस बंद करिए, नहीं तो आपका FCI जो PDS के लिए हम माल खरीदते हैं वो नहीं लेंगे। सारे देश ने बंद कर दिया। जी 4 महीने बाद ये लैंड बिल लेकर आए। लैंड बिल राज्यसभा में गिर गया, कांग्रेस ने उनको सहयोग नहीं किया। जी लैंड बिल गिर गया तो इन्होंने 20 उस समय मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनको पत्र लिखा कि लैंड राज्य का विषय है, इसको आप लागू कर दो। वो आज 20 राज्य जो भाजपा शासित है थे उस समय, उनमें वो लैंड बिल लागू है, जिसमें किसान की जमीन तो ली जाएगी पर उसको कोर्ट जाने की परमिशन नहीं होगी। जी, और वो लैंड बिल पर लंबा मामला है। लैंड बिल के बाद में फिर ये कपास के निर्यात पर रोक लगाए 18 बार, जिससे कपास के दाम 40% नीचे रह गए। उसके बाद मसूर जब सीजन पे आती है तो मसूर के निर्यात पर रोक लगाई, उसके कारण मसूर के दाम कम रह गए। इन्होंने आयात तुअर मोजाबिक से खुद PM गए थे, 2 लाख मेट्रिक टन तुअर बुलवाते मोजाबिक से, उससे हमारा तुअर पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो गया। तुअर बंद कर दी हम लोगों ने। उसके बाद ढेर 40 कानून पिछली पार्लियामेंट में मजदूर के खिलाफ पास हुए। अब फैक्ट्री मालिक सब कुछ है, मजदूर की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी ओर हम देखते जाएं, ये कानून एक पे एक कानून किसान के विरोध में लाते गए, और उसका दुष्परिणाम है कि हम इनकी जो मंशा है वो ये है, पूर्व सरकार की हो चाहे सरकार की हो, जो साइनिंग इंडिया 2020 में एग्रीमेंट किया था कि हम 1% प्रतिवर्ष किसान की GDP कम करेंगे। हमारी 53% GDP थी, आज हमारी 12% बची है। जितना GDP कम करते जाएंगे किसान उतना कर्जदार और बर्बाद होता जाएगा। ये सारी योजना GDP को कम करने की है, किसी किसान की हिस्सेदारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कम हो, ये इनका मुख्य मुद्दा है।
दूसरी ओर की सरकारें देखें तो उन्होंने हमको लाभकारी मूल्य नहीं दिया, लागत का मूल्य नहीं दिया कांग्रेस के कार्यकाल में। परंतु कांग्रेस ने जो कुछ किसानों के लिए किया वो इनसे बहुत ज्यादा है। एफसीआई ये लेकर आए, समर्थन मूल्य का एक आयोग इन्होंने बनाया, पूर्व की सरकार ने बनाया, सब्सिडी देना इन्होंने शुरू किया, बड़ी लेवल पर कर्ज माफी इन्होंने किया, लैंड रिफॉर्म का काम इन्होंने किया। तो इस प्रकार से जो समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर जो खरीद की 1965 में तय किया कि हम किसान का इससे नीचे माल नहीं बेचने दे, ये हम समर्थन मूल्य तय करते हैं, हम उसी समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून की बात करते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों सरकारों ने ही किसानों को केवल वोट बैंक समझा है और इससे ऊपर कुछ नहीं। पर इन्होंने तो सीमाएं सब तोड़ दी। जो कानून हमको चाहिए नहीं, आप जबरदस्त क्यों देना चाहते हैं? ये कानून 1983 में अमेरिका ने लागू किया था, पूरे यूरोप में लागू हुआ था, वहां के किसान बर्बाद हो गए। अमेरिका के 5000 स्कूल गांव के बंद हो गए, गांव के किसान खेती छोड़कर पलायन कर गए शहरों की ओर। इस कानून को 2006 में बिहार में लागू हुआ है, बिहार का पूरा किसान मजदूर हो गया है। इस कानून में मध्य प्रदेश में जब लागू हुआ तो ई अनुज्ञा पोर्टल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, 90 मंडियां बंद हो गई इस कानून के चलते कम समय में। वो जो बाकी मंडियां चल रही थी वो केवल सांसें उनकी गिर रही, क्योंकि सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडियां आपकी होंगी अदानी अंबानी की, उनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उस इन मंडियों में कोई क्यों आएगा? ये तमाम चीजें हैं। तो लगातार 28 कानूनों पर और 40 मजदूर विरोधी कानूनों पर पूर्व की सरकारों ने, वर्तमान की सरकारों ने क्या किया, इस पर मैं एक किताब लिख रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस किताब को लेके आऊंगा। और एक बार एक केवल क्योंकि देश में भ्रम फैला हुआ है इन कानूनों को लेकर, अब जैसे एक दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, सरकार ने त्यागी कमेटी की रिपोर्ट बनाई आई कि भाई ये दालों और तेल का दाम क्यों बढ़ा। उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि दालों का दाम बढ़ने की मुख्य वजह है जमाखोरी, कालाबाजारी, जिसकी हमने छूट दी है। किसान को लिमिट लगा रहे हैं आप, किसान तो वैसे जमा नहीं करता मंडी में, गोडाउन में रखने की उसकी हैसियत नहीं है, पर किसान को लिमिट रहेगी। कोई भी व्यापारी कितने दिन तक किसी भी भाव माल बेच सकता है, कितने दिन तक बढ़ सकता है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को लाने के में संशोधन करने की क्या को आवश्यकता थी? उसका आज महंगाई जो बढ़ी हुई है, पूरा गरीब तबका मर रहा है, वो दूसरा कानून नंबर 2 पर के कारण हो रहा है। शर्मा जी, किसान पे बात आ गई, अभी तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के राज्य सरकार और आवाज कम आ रही है। शर्मा जी, अभी तो ये किसान पे बात आ गई, अभी तो बात ये चल रही है कि जो विधेयक है वो गवर्नर साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, महामहिम ने सिग्नेचर नहीं किए, तो राज्य सरकार और जो महामहिम है इनके बीच जो भी चल रहा है तो उसमें संविधान की कहीं न कहीं निश्चित तौर पर टकराहट हो रही है, संविधान का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। यह संविधान को एक तरफ से मान्य नहीं किया जा रहा है। ईश्वरानी जी, थोड़ा संक्षेप में, क्या वाकई में ये कभी जब तक सुप्रीम कोर्ट कब करेंगे कब नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा? आपके नॉलेज में और भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें नहीं, ऐसा कई स्टेट में हुआ है। ये बात सही है कि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा कि आखिर राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति इसको कब तक रोके रख सकते हैं जी, तब तक ये स्थितियां चलती रहेंगी जी। और निश्चित रूप से एक न एक दिन सुप्रीम कोर्ट को या तो सोमोटो या किसी के याचिका पर या किसी के पिटीशन पर ये निर्णय लेना होगा कि जो अधिकार केंद्र का है या जो अधिकार राज्य का है या जो अधिकार सम्मति सूची में दोनों का है, इस पर एक निर्णय होना चाहिए कि आखिर जो भी बिल पास होते हैं, जो भी कानून बनते, क्योंकि देखिए यहाँ इस देश में कानून का ही राज चलता है जी। और कानून अगर कोई बनाता है और वो लागू नहीं हो पाता तो ये अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति है, जिसका निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब वो कैसे हो, कब हो, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक ये स्थितियों को टाला नहीं जा पाएगा। ये तो एक न एक दिन इसको निर्णय करना ही होगा, चाहे वो कोई कोर्ट जाकर के इससे निर्णय कराए या सोमोटो करे, सुप्रीम कोर्ट करे, हाँ, या कोई केंद्र सरकार ही ऐसा संवेदनशील सरकार आए जो कहे कि भाई इस मामले में देना। क्योंकि देखिए आखिर इस देश में दो पार्टियां हैं, कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टियां तो दो ही हैं मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो। आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है, कल वो पार्टी है, कल आज ये पार्टी है, तो दुरुपयोग सदुपयोग चलता रहेगा। तो एक बार निदान दोनों बैठ के कर लें या सुप्रीम कोर्ट कर दे तो ये अच्छा एक
रास्ता बने और जो जनहित के भी, देखिए जनहित के कानून बनाना विधानसभाओं का अधिकार है, सबसे प्राइम काम विधायिका का कहा ही उसको इसलिए जाता है जी कि विधान बनाए वो। तो लोकसभा में कानून ही बनते हैं, राज्यसभा में कानून ही बनते हैं। तो जब अगर कानून बनाने का काम जो दिन ब दिन कब वैसे ही कम होता जा रहा है, अगर इस तरीके से होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, यानी बहुत ये कानून का राज चलेगा कैसे। फिर इस मामले में निराकरण होना चाहिए और जब से जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी तो संशोधन हो जाता है। होता है ना, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है, संशोधन हो जाता है। होता है। लेकिन देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भी दिया है कि पहले ये हुआ कि जो नवी अनुसूची है जी उसके कानूनों को कोई सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती जी। लेकिन अल्टीमेटली ये भी हुआ कि नवी अनुसूची में जो कानून डाले गए हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसकी वैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट जांच सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। तो ये कुल मिलाकर की जो देश है जी, ये कानून से चलने वाला देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। संविधान की रक्षा हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को करना होगी और आज तक हो भी रहा है। और देखिए, समय कभी कैसा कभी होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये देश कानून से ही चलेगा और कानून का ही राज रहे, ये हम सबको चिंता करना चाहिए। फिर सुनाने जी, कानून का राज रहने दीजिए। निश्चित रूप से कानून का राज ही चल रहा है, कानून का राज ही चलना चाहिए। टकराहट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या गवर्नर हो। मैं आदरणीय शर्मा जी को सुन रहा था 28 कानून के बारे में, 28 संशोधन और 28 जो किसानों के विरोध में यूपीए एनडीए सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लाया कि यूपीए गवर्नमेंट थी 2014 तक जी, और 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उस 2014 तक धान का समर्थन मूल्य क्या था, गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था, दलहन क्या स्थिति थी, तिलहन की क्या स्थिति थी और कितना 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, 55 साल में क्या स्थिति किसानों की थी, आज किसानों की क्या स्थिति है, कितना समर्थन मूल्य और कितने % समर्थन मूल्य मोदी जी के शासनकाल में बढ़ा है। यह बात तो निश्चित रूप से शर्मा जी को बतानी होगी। सिर्फ ये कह देने से कि हम किसान विरोधी निर्णय ले रहे हैं या पूंजीपति मित्रों को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कह देने से नहीं होगा। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। वो हमने देखा है पिछले 2 साल कोरोना के महामारी के चलते किस प्रकार केंद्र सरकार ने निर्णय लिए और किस प्रकार कोरोना से मुक्त कराने का काम किया और किसानों के हित में जो बड़े बड़े निर्णय और आज भी संकल्पित है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू हो, धीरे धीरे उनके बिंदुओं पे कैसे किसानों को लाभ पहुंचे, अगर इसकी कोई चिंता कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि कहीं पे भी टकराहट की स्थिति नहीं आनी चाहिए। राज्यपाल महोदय के विशेषाधिकार हैं, उनके अधिकारों को बार बार सार्वजनिक रूप से चुनौती देना, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये कम से कम राज्य सरकार को उचित नहीं है। जी वर्मा जी। त्रिपाठी जी, सुंदरानी जी से 3-4 सवाल करना चाहता हूं जो न केवल कांग्रेस समय कम है, सवाल मत करिए, अपनी बात रखिए, अब समय कम है। मंडी जी 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 जो मुनाफाखोरी मोदी सरकार की मूल नीति है, उसका यह प्रमाण है कि 3 रुपये 54 पैसा जो डीजल पे सेंट्रल एक्साइज लगता था वो 31 रुपये 80 पैसा इन्होंने किया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था उसमें अनाज, दलहन, तिलहन को बाहर करके जमाखोरों और कालाबाजारियों को संरक्षण देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और ये बताएं, ये जो कृषि का मंडी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, जो डीम्ड मंडी और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इसके दायरे में रखा गया है, जो व्यापारियों की जो खरीदी पर जो सरकार का नियंत्रण का प्रावधान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? लगातार इस प्रकार से जो गलत बयानी करके चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए जो योजना मोदी सरकार बना रही है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और
मोदी सरकार पूरी तरह से इस प्रकार का कृत्य करके या अधिनायकवादी वही रवैया अपनाया जा रहा है। त्रिपाठी जी, पूरे देश में यही स्थिति है। जहां तक संशोधन की बात है तो 1 मई को तो मंडी एक्ट में मध्य प्रदेश में संशोधन हुआ था, 6 मई को गुजरात में हुआ था, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी मंडी एक्ट में संशोधन किए गए थे। तो वहां जो संशोधन हुए हैं वो पूंजीपतियों के हित में है, इसलिए ये सही है। और छत्तीसगढ़ में जो संशोधन किया गया है वो किसानों के हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उसके विरोध में है। क्योंकि यहाँ संख्या बल में ये 15 साल के कुशासन में 14 सीट पर पहुंचा दिए गए हैं, इसलिए बिल को रोक पाना इनके बस में नहीं था। इसलिए दूसरे तरीके से राजभवन के माध्यम से ये सरकार चलाने की आप सीधे महामहिम पे आरोप लगा रहे हैं वर्मा जी। विनम्र निवेदन है वर्मा जी, सीधा देखिए त्रिपाठी जी, 11 दिसंबर को सुनिए मेरा विनम्र निवेदन है, संवैधानिक संरक्षक है हमारी भी, किसानों के देखेंगे सुंदरानी जी, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर और मध्य प्रदेश में आपने संविधान का क्या हाल किया, किस बेरहमी से आपने कुचला है देश की जनता का, वो है क्या किया आपने मणिपुर को, मध्य प्रदेश में आपने मुद्दा कहीं और चला गया। तो आपातकाल से पूरे ये जमाखोरी और बिचौलियों को संरक्षण देने वाले वाजपेयी ये लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ में किसानों का शोषण करते रहे। 2003 में इनका वर्मा जी, सुंदरानी जी, समय समाप्त हो गया है। चलते चलते बाबूलाल जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पूरे मुद्दे पे। 300 रुपए बोनस वर्मा जी बात आ गई है। बाबूलाल जी चलते चलते संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे कि आगे क्या होना है आखिर। देखिए, जो डिबेट होते हैं उसमें मैंने देखा दोनों पार्टियों का अपना एक ही लाइन रहती है, वही चीज रिपीट होती है, एक दूसरे पर हमले होते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा रहता है वो मूल मुद्दे पे जो है भटक जाता है मामला। मैं तो कहता हूं कि सच को सच कहने की हिम्मत और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाला आदमी ही राष्ट्र प्रेमी होता है। और जो ये राजनीति का विषय अगर ऐसा किसी हित के काम को बनाया जाएगा तो उसका निश्चित रूप से जो है जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आप सब जो है जितने भी लोग हैं, चाहे जिस पद पे भी बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हों या चुन के बैठे हों, आपका जो है उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जनहित का सेवा, जनहित की सेवा, जन सेवा। और जब ये मूल विषय है तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं ये हट जानी चाहिए। मैं तो सतपाल मलिक जी को राष्ट्र प्रेमी मानता हूँ, जिन्होंने इतने मैंने सच को सच गलत गलत करने की हिम्मत दिखाई है। और मैं बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि जब आप कहेंगे मैं हट जाऊंगा। कुछ मुद्दों पे मैंने देखा है कि गडकरी जी भी बहुत सही बात कह देते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कई बार राजनीति की भी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सच भी कहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है इस सब बातों का कि आप सारे लोग जो है जनहित के बात सोचे। ये सब राजनीति और ये जो केंद्र और राज्य के बीच की टकरार होने से इससे किसी देश का भला नहीं होने वाला, किसी जनता का भला नहीं होने वाला। इसमें विवाद की स्थिति में नुकसान ही नुकसान होना है। इसलिए जो है बड़ा विचार करके इस बात पे हर पार्टी के लोगों को इस बात को विचार करना पड़ेगा। और राज्यपाल के जो अधिकार हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इसकी स्पष्ट व्याख्या करने आगे आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और कहीं न कहीं स्पष्ट व्याख्या होना जरूरी है। हमारे कुछ साथियों ने कहा भी है इस बात को। और निश्चित रूप से छोटी छोटी बातों में इस तरह से अड़चने आती हैं, वो अड़चने दूर हों, इसलिए जो है स्पष्ट व्याख्या हो जाए कि राज्यपाल को कितने अधिकार है, राष्ट्रपति को कितने अधिकार है। और इस तरह जो साइलेंट मोड में जिन चीजों को छोड़ दिया गया है उसमें स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, ईशानी जी आपका, शिवकुमार शर्मा जी आपका, सुंदरानी जी आपका और वर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के, अपना अमूल्य समय देने के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश में राजभवन और राज्य सरकार के संवैधानिक टकराव का ये पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी कई राज्यों में सरकार बनाने और अन्य कारणों को लेकर वार पलटवार होता रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकारों के विधानसभा में पारित कर भेजे जाने वाले लोक हित के कानून बनाने के लिए राज्यपाल की मुहर के लिए क्या निश्चित समय सीमा नहीं होना चाहिए, जिससे देश में संविधान का माखौल न उड़े। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।